हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनमें से पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है एक फंक्शन के लिए और वो मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए एग्जाम में कोई मॉडुलस फंक्शन है, कोई ऐसा मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए रहोगे तो उस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और यही हमारा एम भी है कि इस तरह इतने क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएं कि एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मैच कर जाए। ठीक है, चलो देखो, find the maximum and minimum values of the function in x belong to 0 to 5। करेक्ट 0 से करेक्ट 5 तक x की वैल्यू वेरी कर रही है और फंक्शन ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसी को देख के फिर इसमें जो है ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन है और x की वैल्यू 0 से 5 तक दे रखी है। ठीक है, 0 से 5 तक। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में कुछ पता हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स में कंसीडर करते हैं, तो ये अगर आपको पता होगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 और 5 भी क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, 0 और 5 के अलावा 1, 2, 3 एंड 4 कुल मिला के इसमें 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या हैं इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है, और अचानक यहाँ पे मान लीजिए टूट गया। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे चला गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू जो है वो 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 4 है और इसी तरीके से 5। देखो इसमें मैंने सारे केसेस ले लिए हैं। ठीक है, इसमें मैंने फंक्शन को दिखाया है नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकॉन्टिन्यूअस, स्लोप 0 भी हो रहा है इसके अंदर, है ना। बहुत इसमें हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये फंक्शन करेक्ट 0 से, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है करेक्ट 0 से करेक्ट 5 तक डिफाइंड है, तो इसका कैसा भी ग्राफ बनेगा, यहाँ से कुछ ऐसा करके कुछ जाएगा, जो भी जाएगा, है ना। तो मैं एक जनरल तरीके से ले रहा हूँ और मैं इसको तुम्हें बताता हूँ कि कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें देखना होता है। देखो ये जो है इस क्वेश्चन से, इस डायग्राम का इस क्वेश्चन से कोई भी संबंध नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो x बराबर 2 है, यहाँ पे स्लोप 0 हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा अलग कलर में कर दूँ। यहाँ पर देखो स्लोप 0 हो जा रहा है। जहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है उस जगह पर x को, उस जगह पर जो भी x की वैल्यू आती है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में कंसीडर कर लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर स्लोप 0 हो जा रहा है। तो जिस जगह पर स्लोप 0 होगा उस जगह पर, मतलब उस x को क्रिटिकल पॉइंट्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, जिस जगह पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे देखो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ग्राफ में, वो जगह जहाँ पर कुछ शार्पनेस आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड में अलग स्लोप है, राइट साइड में अलग स्लोप है, तो वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी नुकीला पॉइंट मिल गया, जरा सा भी ऐसा हो गया, है ना, हल्का सा भी ऐसा हो गया, तो इस जगह पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि LHD और RHD अलग अलग है। लेफ्ट साइड से स्लोप और राइट साइड से स्लोप अलग अलग होने की वजह से जहाँ पर हल्का सा भी शार्पनेस हो जाता है तो वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी 4 भी हम कंसिडर करेंगे कि ये जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलने की संभावना होती है, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं जब क्रिटिकल पॉइंट्स पता होगे तभी तो तुम लोग पता लगा पाओगे कि वहाँ पर वैल्यूज कितनी आ रही है, मतलब मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू। तो भाई गाड़ी तभी स्टार्ट होगी ना जब तुम्हें पता होगी भाई क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसमें, है ना। तो वही बता रहा हूँ, तो इसमें 2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, 3 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, 4 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, है ना। एंड पॉइंट्स को भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वाला जो जगह होता है ना, उसे भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स में कंसीडर करते हैं। तो 1 और 6 भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्योंकि ये एंड पॉइंट्स हैं, और 5 भी क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई है, वैसे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है,
तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो इस फंक्शन में आपको पता लगाना है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, 0 और 5 में दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो कंफर्म हो गए क्योंकि एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड पॉइंट को जो है हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कहना होता है, तो जाहिर सी बात है 0 लेफ्ट एंड पॉइंट है, 5 राइट एंड पॉइंट है। तो चलो ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स उसको देख के समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो तुम इसे देखो, x-1, x-2, x-3 और x-4। तो इसमें जो है x बराबर 1 2 3 4, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स और आ जाएंगे। ध्यान रहे, ये कैसे आ गया भाई, दिमाग में तो आ ही गया होगा ये कैसे हुआ। तो मैं इसको बता देता हूं कैसे हुआ। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए fx बराबर x-1, x-2, x-3 लिखा हुआ है, ठीक है। मॉड के अंदर ऐसा लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। तो आप क्या करते हो, मॉड के अंदर वाला जो क्वांटिटी है ना उसे आप 0 कर देते हो, ठीक है। जब इसे 0 करते हो तो x की वैल्यू 1 2 और 3 आ गई। तो इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर वाले क्वांटिटी को आपने 0 किया है, ठीक है। अब सिंपली अगर कहा जाए कि fx बराबर मॉड x-7, तो क्या करोगे, x-7 बराबर 0 करोगे, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना पड़ता है, मॉड के अंदर वाला जब इस तरह से रहता है तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 कर दो, जो भी x की वैल्यू आ रही है वहां पर वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। फिलहाल तो आपने पता लगा लिया कि इस फंक्शन में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? x बराबर, कुल मिलाकर कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, x बराबर 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 0 और 5 क्यों हो रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? क्योंकि एंड पॉइंट्स हैं। और 1 2 3 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इंडिविजुअल अलग अलग मॉडुलस को 0 करके, मतलब अलग अलग मॉडुलस के अंदर वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उन्हें हमने 0 किया, 0 कर करके हमने निकाल लिए सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कुल मिलाकर इस फंक्शन में 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पर हमें y की वैल्यू को निकाल करके चेक करना होगा, बस इतना ही से करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है ना, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और वहां पर y की वैल्यूज को निकाल करके आप कंपेयर कर लो, बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैंने बता रखा है, मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ाया था। और नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, ये मॉड के अंदर वाले क्वांटिटी को 0 कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 पर हमें y की वैल्यू बतानी होगी, x बराबर 1 पर y की वैल्यू बतानी होगी, x बराबर 3 पर y की वैल्यू बतानी होगी, नहीं x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर y की वैल्यू बतानी होगी, ठीक है। x बराबर 3 पर y की वैल्यू निकालनी होगी, x बराबर 4 पर भी ऐसे ही करना होगा, और अंत में हमें x बराबर 5 पर भी y की वैल्यू को बताना होगा कि आखिर क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। और इन वैल्यूज से इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, इन वैल्यूज से हम क्या करेंगे ना, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अगर हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाए तो हम इस फंक्शन का आसानी से ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना के बहुत आसानी से तुम लोग इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो x और 0 पर y की वैल्यू क्या है, फटाफट निकालो। अब छोटा सा काम रह गया है कि x की वैल्यूज रख करके y की वैल्यू निकालो। x और 0 रखोगे कितना आएगा, ये 2 आएगा। यहाँ पर देखो x बराबर 0 रखो तो यहाँ पर 2 आएगा, 0 रखोगे यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे -21 आएगा और यहाँ पे 20 आएगा। कुल मिला के ये 7 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा x बराबर 1 पर y की वैल्यू जरा पता लगाओ जल्दी से। पहला वाला 0 आएगा, दूसरा वाला कितना आएगा, 1 रखने पर 3 आएगा, तीसरा वाला -14 आएगा, और फिर इसके बाद ये वाला कितना आएगा, x बराबर हमें 1 रखना है ना, +15 आएगा, ठीक है। ये कितना जा रहा है, ये 4 आ जा रहा है, अच्छी बात है। तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू 4 आ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे x बराबर जब तुमने 1 रखा तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पे 14 हो गया है ना, -14, और x बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ पे तो -15 नहीं +15, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये कितना हो गया 4। अच्छा y बराबर कितना होगा x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 भी जरा रख के देख लो भाई। तो ये पहला वाला 2 हो जाएगा, दूसरा वाला 0 हो जाएगा, है ना, और 2 रखा तो -7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 रखा तो +10 हो जाएगा। कितना जा रहा है, ये आ जा रहा है 5, अच्छी बात है। अच्छा चलो अब इसमें बताओ जल्दी से, x बराबर 3 पर
इस बार 3 पर, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 3 रख दिया तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा 4 पर ये 0 हो जाएगा और ये तीनों से वैल्यूज कुछ आएंगी। पहला वाला 6 देगा ना, अच्छा दूसरा वाला 4 रखोगे तो 6, अच्छी बात है। यहाँ पर 4 रखोगे तो -7, और यहाँ 4 रखोगे तो 0। वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जा रही है 5 आ जा रही है, सही है, हाँ 5 सही है। और ऐसा 5 रखोगे तो, चलो 5 भी रख देख लेते हैं, 5 रखोगे तो पहला वाला 8 आएगा। ठीक है, हाँ सही है। 5 रखोगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 5 रखोगे तो -14 आएगा, और 5 रखोगे तो यहाँ पे +5 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यूज मिल रही है ना, इससे हम बड़े आसानी से इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। और बस इतना ही करना होता है, ग्राफ बना करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तुरंत देख के बता देना। ठीक है, तो चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर ले लेता हूं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, चलो बनाते हैं ग्राफ। फिलहाल जो है इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ये देखो। ग्राफ तो बड़े आसानी से बना लोगे ना, x की वैल्यू 0 0 और फिर 1 फिर 2 3 4 5। 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये जो है 0,7 से पास करने वाला ग्राफ है। ठीक है, तो 0,7 से पास करा देंगे। x1 पर y की वैल्यू 4 है, तो 1,4 से पास होने वाला ग्राफ है, अच्छी बात। अच्छा x2 पर y की वैल्यू 5 है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, चलो यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये 2,5 से भी पास करेगा, अच्छी बात। हाँ, और 3 पर 12 है, 3 पर चलो 12 कर दिया, 3,12 से भी ग्राफ पास करेगा। 4 पर y की वैल्यू 5 मिल रही है, तो बस 4 इतना ऐसे ही करना है बस तुम लोगों को एग्जाम में। 5 पर 8 मिल रहा है, 5 पर तुम्हें 8 करना है, तो यहाँ पे कर देना है। ठीक है, 5,8। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट सारे निकालने, पहला काम ये करना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, x की वैल्यू कौन कौन सी है जो क्रिटिकल पॉइंट्स में कंसीडर की जाएगी, और फिर वहां पर y की वैल्यूज को निकाल लेना है, और फिर उसके बाद ग्राफ बना लेना है। ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो, ऐसे ऐसे एक ये चला गया, ये चला गया, फिर ये, फिर यहाँ पर ये, और फिर ये। ठीक है, तो कुल मिला के ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब देखो इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू है वो कहां पर मिल रही है, x3 पर सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी, देखो यहां पर ये 12, तो ये 12 मैक्सिमम वैल्यू है, और सबसे कम वैल्यू 1 पे मिल रही है। ठीक है, सबसे कम वैल्यू 1 पे, और 1 पे कितना मिल रहा है, 4। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम 12, और मिनिमम बोलो बच्चों, मिनिमम कितना है, 4। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे निकाला जाता है ना, 12 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 12 और 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, फिर उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर y की वैल्यूज निकालनी होती है, और फिर आपको ग्राफ बनाना होता है, जैसे भी ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के बाद आप मैक्सिमम हाइट देख करके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम हाइट देख करके मिनिमम वैल्यू आप आसानी से बता देते हो। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन एक और लेते हैं। लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) बराबर ये, है ना, कितना बढ़िया फंक्शन दिया हुआ है ना, f(x) बराबर दिस। देन द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित क्वेश्चन है, और इन्फ्लेक्शन भी दिया हुआ है एक में। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, f' निकालना है। f' की वैल्यू आ जाएगी x इंटू e पावर x माइनस 1।
x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 पावर 3, x माइनस 7 टू द पावर 5। ठीक है, f डैश x आ गया। अच्छा, अब f डैश x बराबर जब 0 करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, क्या क्या मिलेगी? 0। जब इस पूरे को 0 करोगे तो भाई x बराबर 0 आएगा, और e पावर x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 0 ही है। 0, 1, 5 और 7। जब आप इस पूरे को 0 करोगे तो आपको 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, 0, 1, 5 एंड 7। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब f डैश एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ध्यान रखना, यहां पर हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? f डैश एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, f डैश एक्स बराबर 0 किया तो x की ये 4 वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? 0, 1, 0 के बाद 1 और 5 और 7। ठीक है, चलो तो अब f डैश से हम ग्राफ बनाने वाले हैं। हम f डैश से ग्राफ बनाएंगे, fx का ग्राफ हम नहीं बना रहे हैं, हम f डैश x का बना रहे हैं। ठीक है, आखिर स्लोप का नेचर क्या है ये जानना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और सीधा सीधा वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो 7 सबसे राइट में x है ना, 7 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें रख के देखो, f डैश x पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, और 7, अब 7 पर ग्राफ या तो ऐसा करे जाएगा या तो ऐसा जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो कैसे हम डिसाइड करें? तो x माइनस 7 की पावर देखते हैं। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड में यही होता है। हाँ, हम पावर देख करके, उसका नेचर देख करके, उस टर्म का नेचर देख करके, भाई 7 कैसे मिला? 7 x माइनस 7 से मिला ना, तो x माइनस 7 पर हमें ध्यान देना होगा। तो x माइनस 7 पर पावर क्या लगा हुआ है, x माइनस 7 का नेचर क्या है, उस पर मॉड लगा है कि पावर में क्या है, तो उससे हमें डिसाइड करना होता है कि ग्राफ ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। देखो सबसे पहला काम ये होता है कि सारे x को ऐसे लिख लो, सबसे राइट में जो x लिखा हुआ है उससे बड़ा कोई भी x एज्यूम करके इसमें रख के चेक करो। f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उससे देख करके ये कंफर्म कर लो कि ग्राफ ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है। जैसे x बराबर 10 रखने पर y की वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है, मतलब सॉरी y नहीं, f डैश x, फिलहाल यहाँ पे f डैश x की वैल्यू। तो x बराबर जैसे 10 रखने पर f डैश x अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो ग्राफ ऊपर से आ रहा है। x बराबर 10 पर अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल रही होती तो ग्राफ नीचे से आ रहा होता। तो सिंपली आपको सबसे पहले x लिखना है, फिर सबसे राइट वाले x से बड़ा कोई भी नंबर एज्यूम करके रख के देख लो उसमें कि ग्राफ ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है। ठीक है, हम इधर से बनाते हैं, थोड़ा आसान होता है इधर से बनाना। ठीक है, चलिए तो फिलहाल 7 पर आकर के हम रुक गए, ग्राफ इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो x माइनस 7 का नेचर देखेंगे। x माइनस 7 का जो नेचर है, मतलब x माइनस 7 पर पावर जो लिखा हुआ है वो 5 है। तो ये पूरे इस x माइनस 7 यहाँ से आया था, तो इसी का नेचर हमें देखना है। तो x माइनस 7 पर जो पावर है वो ऑड है, तो ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे जाएगा तो जाहिर सी बात है अब आके 5 पे ही रुकेगा। अब 5 पे ये ग्राफ पूछ रहा है कि क्या करें, तो x माइनस 5 को देखो, x माइनस 5 पे पावर क्या है? ऑड है, तो ग्राफ फिर से कट कर गया। समझ में आ रही बात? और कट कर गया तो फिर यहाँ से आएगा। भाई ग्राफ को 0, 1, 5, 7 से पास करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये रखने पर इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जा रही है ना, ये 0 हो जा रहा है। जब ये 0 हो जा रहा है तो ग्राफ को यहाँ से पास करना ही पड़ेगा। अच्छा 1 पर देखो, अब ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो x माइनस 1 देखो, भाई 1 कहाँ से आया होगा? x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 की पावर देखो, है ना, इस टर्म का नेचर देखो, x माइनस 1 से संबंधित जो टर्म है, ये वाला जो पार्ट है, तो इसका जो नेचर है वो क्या दिख रहा है? x माइनस 1 पे पावर इवन है। इवन का मतलब ये हुआ ग्राफ जिधर से आता है उधर ही चला जाता है। तो ऊपर से आया था ना, तो ऊपर ही चला गया। ठीक है, और ऊपर गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, कैसे हो रहा है ये सब। अच्छा 0 पर देखो, अब ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो 0 से पहला कोई भी नंबर एक रख लो भाई, लेफ्ट इन पॉइंट है ना 0 फिलहाल इसमें। तो लेफ्ट इन पॉइंट नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं सबसे लेफ्ट पॉइंट है 0, x बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ या तो पूरा का पूरा ऐसे चला जाएगा या तो पूरा का पूरा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x एक्सिस को काटना बंद कर देगा या टच करना भी बंद कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल कैसे डिसाइड करें कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो उसके लिए 0 से कम कोई भी नंबर ले लो, जैसे -1 ले लिया, तो -1 रख के इसमें चेक कर लो। तो जब -1 रख के इसमें चेक करोगे बच्चों,
तो जो है भाई ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ध्यान दो भाई, एक्स वैल्यू -1 रखोगे तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। चलो चेक कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा, अरे e पावर -1 नेगेटिव आएगा। यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो कितने नेगेटिव होगा, 1 2 3 4 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गए। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे चला गया। हाँ, समझ में आ रही बात। तो जो है वेबी कर्व मेथड से ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो ये देखो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब इसको देख करके हम एफ एक्स ग्राफ बना सकते हैं। देखो अब इसको देख करके हम वैसे एफ एक्स ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए यहां पे मैं बता देता हूं। तो 0 1 5 और 7 के आगे पीछे ग्राफ का नेचर कैसा है, ये देखो। 0 के पहले स्लोप पॉजिटिव था, 0 के पहले स्लोप पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। एफ डैश एक्स, ये एफ डैश ऐसा ग्राफ है, और ये अब एफ एक्स ग्राफ में बना रहा हूं। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 0 के पहले स्लोप पॉजिटिव था, मतलब ग्राफ ये ऐसे ऊपर आया होगा। ठीक है, 0 पर स्लोप 0 हुआ होगा, 0 और 1 के बीच में फिर से ग्राफ उठा होगा। ठीक है, भाई 0 और 1 के बीच में स्लोप पॉजिटिव है ना, फिर 1 पर स्लोप 0 हुआ है, तो ठीक है ऐसा हो गया होगा। फिर उसके बाद 1 और 5 के बीच में फिर ग्राफ ऊपर गया है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से भाई यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1 पर स्लोप तो 0 हुआ, पर ग्राफ फिर से ऊपर चला गया। 0 पर स्लोप 0 हुआ, पर ग्राफ फिर से ऊपर चला गया था। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, 5 पर ये हुआ। अब इसके बाद क्या होना है, अब 5 और 7 के बीच में, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन एकदम ना हो। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसा करके। ठीक है, यहां पर स्लोप 0 हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, ये अब सही है ना। चलो, तो 1 और 5 के बीच में ग्राफ फिर से जो है स्लोप पॉजिटिव लेके मतलब ऊपर चला गया। ठीक है, 5 और 7 के बीच में जो ग्राफ है फिर से नीचे आया। ठीक है, आने दो। ठीक है, स्लोप नेगेटिव हो गया तो जाहिर सी बात है नीचे ही आएगा। और 7 के बाद ग्राफ जब ऊपर गया तो फिर ऊपर चलता ही चला गया। ठीक है, ऐसा हो गया। मतलब कुल मिला के जो एफ एक्स का जो नेचर है वो इस तरह से है, और एफ डैश एक्स का नेचर ये है, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ उठता होगा। ठीक है, अभी भी पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर उठता ही जा रहा है। 5 और 7 के बीच में एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ है, स्लोप नेगेटिव हुआ है, तो ग्राफ गिरा भी होगा। और 7 के बाद फिर से एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ उठा होगा ऐसे। तो मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था आपको, मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसमें देखो ध्यान से, 5 मैक्सिमा है, 7 मिनिमा है। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो है यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ पर मिनिमा है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। यहाँ पर इन्फ्लेक्शन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट तो है। एफ डैश एक्स तो चलो ठीक है, 0 भी हो रहा है। वैसे एफ डैश एक्स से मतलब नहीं होता है, कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड से मतलब होता है। 0 के पहले कॉनकेव डाउनवर्ड है, 0 के बाद कॉनकेव अपवर्ड है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो, जब कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड वाला नेचर जिस पॉइंट पर मिलता है, देखो 0 के पहले, अरे सॉरी, इस पॉइंट के पहले कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है और इस पॉइंट के बाद कॉनकेव अपवर्ड है, तो इस जगह पर जो x है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, कुल मिलाकर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और जो है एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इट हैज़ 1 मैक्सिमा 2 मिनिमा, 2 मैक्सिमा, नहीं 1 मैक्सिमा, ये वाला एक ऑप्शन सही जाएगा। इट हैज़ 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, और इट हैज़ 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व हुआ है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लें। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी टीम्स कैन बी मेड बाय 5 बॉयज 5 गर्ल्स एंड 5 टीचर्स सच दैट, कितने बॉयज गर्ल हैं, 5 बॉयज, ठीक है, और 5 गर्ल्स, ठीक है,
और कितने टीचर्स हैं? 5 टीचर्स भी हैं, ठीक है। चलिए, तो 5 टीचर्स, तो इनसे टीम एक तैयार करनी है, और कितनी टीम्स तैयार की जा सकती हैं ये क्वेश्चन है, और टीम तो बनाना है इन्हीं से। हाँ, तो सच दैट इन ईच टीम देयर इज एटलीस्ट 1 टीचर, कम से कम एक टीचर इसमें से आना चाहिए। तो 2 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। हर टीचर के साथ 2 ऑप्शन है ना, टीचर आएगा या नहीं आएगा। हर टीचर के साथ हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उन्हें आना है या तो नहीं आना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई 5 लोग हैं तुम्हारे सामने, और उनमें से जो है कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता। तो हर टीचर के मन में आएगा ना कि आए कि ना आए, 2 ही ऑप्शन तो है भाई। टीम में इंक्लूड होना है कि नहीं होना है, तो हर टीचर के पास 2 ऑप्शन है भाई। देखो, इसको ऐसे समझो, टीचर 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 टीचर, 5 टीचर हैं, इनके पास 2 ऑप्शन है, 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 इनके पास 2 ऑप्शन है। तो 2 2 2 2 2 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5, मगर एक माइनस कर दे रहे, क्यों? क्योंकि कम से कम एक को तो आना ही है ना, है ना। मान लो ये भी टीचर नहीं आए, ये भी टीचर नहीं आए, ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, तो एक तरीका ऐसा है जिसमें कोई भी टीचर नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 की पावर 5 माइनस 1 तरीका हुआ कि कम से कम एक टीचर आएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, और देयर इज एटलीस्ट 1 टीचर, देयर इज एंड एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का भी आना चाहिए, ठीक है। हर लड़के के साथ 2 ऑप्शन है, 2 की पावर 5 टोटल ऑप्शन। एक तरीका माइनस कर दो भाई, कोई नहीं आएगा, कोई लड़का नहीं आएगा, तो वो तरीका माइनस कर दो, तो ठीक है। 2 की पावर 5 माइनस 1, और एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 लड़कियां आनी हैं। तो यहां पर इसका कितना होगा? 2 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 5। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा रखा है मैंने, किस तरह से एटलीस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसका भी वीडियो लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आपको जो है एटलीस्ट एक को लेना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 तरीका लगा दोगे, ठीक है। कम से कम 2 को लेना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n वाला फॉर्मूला लगा दोगे। एटलीस्ट 1 को सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है, ठीक है। और मान लीजिए चीजें हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और कोई मतलब की कंडीशन नहीं है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, सारे ऑप्शंस 2 की पावर n। एटलीस्ट एक को लेना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 फार्मूला, और एटलीस्ट 2 को सिलेक्ट करना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n फार्मूला, ये फार्मूला लगाओ। और ये फार्मूला कैसे आते हैं, इनका क्या प्रूफ है, सब कुछ मेरे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बता रखा है, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आपको सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब इन तीनों को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये पहला वाला आएगा 31 इंटू ये कितना आ जाएगा 26 इंटू 31, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना सिंपली एक फार्मूला बेस्ड है, और फार्मूला भी क्या, फार्मूला अच्छे से प्रूफ कराया गया है आपको, ठीक है। उन फार्मूलों को भी आप देख लीजिएगा कैसे प्रूफ किया गया है। तो जब कभी भी आपके सामने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें से एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन करना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 फार्मूला लगा देना, ठीक है। एटलीस्ट 2 कहा जा रहा है, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ फार्मूला लगाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways 11 different toys can be distributed among 5 children in the groups of 1, 2, 2, 3, 3? अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास 11 डिफरेंट टॉयज हैं, 11 खिलौने हैं आपके पास, और 5 बच्चों को बांटना है किस तरह से? 1, 2, 2, 3, 3। यहां रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं यूज किया गया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाले को 1 मिले, दूसरे को 2 मिले, तीसरे को 2 मिले, चौथे को 3 मिले, और 5वें को 3 मिले, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली नहीं है, मतलब 1, 2, 2, 3, 3 के ग्रुप में आपको बांट देना है। पहला वाला 3 पा जाए, दूसरा वाला 2 पा जाए, फिर तीसरा वाला 3 पा जाए, फिर 2 पा जाए, फिर लास्ट वाला 1 पा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इसी तरह इसी ग्रुप में बांटना है 5 लोगों को। समझ में आ रही बात? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो 11 फैक्टोरियल पहले कर दो, जितनी चीजों को हमें बांटना है, ठीक है। और फिर नीचे किस ग्रुप में बांटना है? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, इसको भी अच्छे से बताया रखा है तुम्हें।
और फिर उसके बाद ये देखो ये दोनों सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इन दोनों ग्रुप्स में, है ना, तो 1/2 फैक्टोरियल। ये अगर मान लो ये 2 2 2 होता तो 1/3 फैक्टोरियल कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों ग्रुप भी सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से बने हैं तो 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिवीजन का तरीका, चीज़ों को अलग अलग करने का खाली तरीका। ठीक है, अच्छा इनटू, अब बांटना है 5 लोगों में तो 5 फैक्टोरियल, बस ये कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई करके देख लेना यार, मैंने करके देखा हुआ है, 8316000। ठीक है, ये आंसर इसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ों को हमें बांटना होता है वो फैक्टोरियल ऊपर, जिस ग्रुप में बांटना है वो नीचे। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मान लीजिए ऐसे बांटना होता 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 10 और ये कितना हो जाएगा 22, मान लीजिए 24 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 24 खिलौने हैं और 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों में बांटना है। और ऐसे किस ग्रुप में बांटना है, 2 3 3 3 3 5 5 के ग्रुप में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, सही है ना, सम करके देख लो 24 ही आ रहा है ना। हाँ, तो 24 चीज़ों को 7 बच्चों में 2 3 3 3 और लास्ट में 5 5 2 3 3 3 3 5 5 के ग्रुप्स में हमें बांट देना है। तो हमें क्या करना है, कितनी चीज़ों को बांटना है वो ऊपर करो, फिर सबके फैक्टोरियल नीचे, और ये 4 है ना, 4 बार आया तो 1/4 फैक्टोरियल। ये 2 बार ऐसा हुआ है सेम, तो 2 फैक्टोरियल, ये डिवीजन हो गया। और 7 बच्चों में बांटना तो इंटू 7 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? तो वही तरीका इसमें यूज़ किया गया है। छोटा सा कैलकुलेशन है, करके आसानी से आंसर निकाल लोगे कि 11 चीज़ों को 5 बच्चों में इस ग्रुप में कैसे बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो है मैंने पूरा दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देयर आर 3 इवेंट्स ABC। प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, यूनियन और इंटरसेक्शन का, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो इसे अब कैसे सॉल्व करें, क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 इवेंट्स ABC सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर 1/3, और C पर बार लगा दिया तो 1/5 और A बार। और इसके लिए मैंने वेन डायग्राम तुम लोगों को बता रखा है कैसे वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं, बस वही जरा सा लगा देना है। और A ऑब्लिक B, ये बेस थ्योरम वाला जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो एक्सप्रेशन है, A ऑब्लिक B, A गिवन B के श्योर होने पर A की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आंसर। ठीक है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से सॉल्व कर ही लिया होगा, और ये सबसे सिंपल ही क्वेश्चन है। चलो देखो, इसमें ये A है, ये B है और ये C है, बस जरा सा हमें करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर 1/3, तो ये 1/3 प्रोबेबिलिटी। A इंटरसेक्शन B, A और B में है पर C में नहीं है, तो A और B में है, A और B में है पर C में नहीं है, तो मतलब ये वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/5 दिया हुआ है। ध्यान दो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बार, ठीक है, वो हो गया। A बार इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर 1/20, तो ये वाले की जो प्रोबेबिलिटी है 1/20 दे रखा है। ठीक है, A बार, A के बाहर जाना है, B और C के अंदर रहना है। अच्छा, इसमें कौन सी जगह है जो A के बाहर है और B और C के अंदर है, बताओ? वही जगह तो है, A के बाहर है और B और C के अंदर है, तो यही वाली तो जगह है ना। तो A बार इंटरसेक्शन, A बार का मतलब ऊपर बार साइन का मतलब निगेशन, उसके बाहर। तो A बार इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब A के बाहर जाना है, B और C में रहना है। ठीक है, तो A बार इंटरसेक्शन B, चलो इसको मैं समझा देता हूँ अभी। ठीक है, देखो समझा ही देता हूँ, नहीं तो लोग मुंह बना के बैठ जाते हो कि सर ये क्या हो रहा है। लोग देखो क्या हो रहा है, देखो जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो किसको क्या क्या कहते हैं ये बता देता हूँ। देखो ये जो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाली जगह है, या प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। यहाँ की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, इस वाली जगह क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बार। ठीक है, A और B में तो है पर C के बाहर है। इस वाली जगह क्या बोलते हैं, A, बताओ किस पर बार साइन लगेगा, A पर बार साइन, A के बाहर है ना, A बार इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब एक साथ तुम्हें 3 चीजें देखनी, A के बाहर भी हो वो जगह, A के बाहर भी हो, B के अंदर भी हो, C के अंदर भी हो, B और C में हो, और साथ साथ A के बाहर हो, तो ये वाली जगह। ठीक है, और ये वाली जगह क्या है,
ये सब मैंने तुम लोग को प्रोबेबिलिटी में बता रखा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हाँ, और ये वाली जगह क्या है बताओ। अच्छा, किस पर बार साइन लगाते, तुम बस इतना बता दो मेरा काम हो जाए। ए पर भी और सी पर भी, ए पर भी और सी पर भी, ठीक है। तो ये वाली जो जगह है ना, ए के बाहर है, सी के भी बाहर है, पर बी के अंदर है, तो बी पर बार साइन नहीं लगा। हाँ, अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए हमें इस पूरे पार्ट को लिखना हो, इस वाले पार्ट को, इसको क्या लिखोगे? इस पूरे को, इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी। ये वाली पूरी जगह ए के तो बाहर है पर बी के अंदर है, सी से कोई लेना देना नहीं, अभी ए के बाहर है और बी के अंदर है, तो ये वाली जगह ऐसे, ठीक है। तो बस इतना सा नॉलेज होना चाहिए, बस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए के बाहर जाना है, बी और सी के अंदर रहना, तो 1/120। ए बार इंटरसेक्शन बी 1/10, ये पूरा का पूरा 1/10, ठीक है। ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए के बाहर रहना है और बी के अंदर रहना है। ए के बाहर जाओ पता नहीं कहां जाओ, पर बी के अंदर ही रहना, इंटरसेक्शन बी। ए के बाहर का कॉमन बी से लेना है, ए के बाहर का कॉमन बी से लेना है, तो ए के बाहर का कॉमन बी से लेना, तो ये पूरा 1/10, ठीक है। अब तुझसे ए ऑब्लिक बी पूछा गया है, तो अब ये कैसे निकालोगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसको दो तरीके से समझाता हूं। देखो, ए ऑब्लिक बी का मतलब होता है बी श्योर हो रहा है तब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब ये श्योर हो रहा है तब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब दिस अपॉन टोटल, ठीक है। और इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बेस थ्योरम में बता रखा है प्रोबेबिलिटी के में, ठीक है। तो पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला ये होता है, ये कैसे आता है? क्या श्योर हो रहा है, जो ऑब्लिक के बाद लिखा होता है वो श्योर हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, और उसमें से ए की प्रोबेबिलिटी बतानी। जब इतना श्योर हो रहा तो फिर इतने पार्ट का तो कोई मतलब नहीं रह गया ना, इतने पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। जब इतना श्योर हो रहा है, इसी के अंदर ही सारा कुछ होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब दिस अपॉन ये टोटल, ठीक है। कहानी तो इतने अंदर से हो चुकी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे इतने में से श्योर घटना घटेगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करोगे? दिस अपॉन टोटल, क्योंकि अब इसमें घटना घट चुकी है, अब इसके बाहर नहीं जाना अपने को, ठीक है। अब इतना बड़ा सा गुब्बारा बना हुआ हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा चलो ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन ये, तो 1/5 प्लस 1/3, ठीक है। और पी बी, इस पूरे गोले का प्रोबेबिलिटी 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/10। 1/20 का यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि 1/10 तो ये पूरा है ना भाई, 1/10 तो ये पूरा है ना, ठीक है। और 1/5 ये पूरा है, 1/3 ये पूरा है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये पूरा बी, पूरा गोला बी है ना, ठीक है। उसमें से ए की प्रोबेबिलिटी, उसमें से ए का पार्ट इतना ही तो है, ठीक है, तो उसको ऊपर कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी सॉल्व कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा 8/15, और नीचे कितना जाएगा, ये 30, और ये +10 + 3, ये बन जाएगा 19, इसमें कहीं 19 है नीचे, अरे वाह, ए और बी दो में है, और 30, ये 16/19, ठीक है। तो बस ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, है ना। और ये सब मैंने बता ही रखा है तुम्हें अच्छे से याद ही होगा, अगर नहीं तो इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सब कुछ बता रखा है, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।